दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पिछले वीडियो में हमने नंबर ऑफ नाउन्स के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो हमारा सिंगुलर प्लूरल जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमें बात करनी है जेंडर ऑफ नाउन की। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जेंडर एक्चुअली होता क्या है। जेंडर किसी भी नाउन का जो लिंग यानी कि सेक्स डिटरमाइन करने वाला शब्द या अर्थ, उसे हम जेंडर कहते हैं। कि आपको ये पता चले कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मतलब जेंट है, मतलब वो मेल है या फीमेल है या इन दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, ट्रांस जिसको कह देते हैं कि भाई वो बोथ जेंडर में इस्तेमाल हो जाती है ऐसी कोई नाउन। तो ऐसे कोई शब्द जो आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इस्तेमाल होने वाली नाउन मेल है या फीमेल है, उसे कहा जाता है जेंडर। ठीक है, अब इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों जेंडर चार तरह का माने गए हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर कहती है कि आपके पास कोई भी नाउन है उसके चार जेंडर हो सकते हैं। पहला मेल यानी कि मैस्कुलाइन। ठीक है, मेल जेंडर हम नॉर्मल आम भाषा में इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। मैस्कुलाइन यानी कि मेल। ठीक है, दूसरा होता है फेमिनाइन यानी कि फीमेल जेंडर। ठीक है, दूसरा क्या है आपके लिए? फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तीसरा होता है आपके पास न्यूटर जेंडर, न्यूटर। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तीसरा और चौथा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, न्यूटर और कॉमन जेंडर, ये वो जेंडर हैं जो ना तो मैस्कुलाइन है और ना ही फेमिनाइन है। ठीक है, तो ना मैस्कुलाइन, ना वो मेल है, ना वो फीमेल है, थर्ड जेंडर है। लेकिन आपको इसमें क्लासिफिकेशन जो आगे लिखी हुई है उसको बहुत ध्यान से देखिए कि अगर वो तीसरा जेंडर लिविंग थिंग है तो आप कहेंगे कॉमन जेंडर है सर, और अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो आप कहेंगे वो न्यूट्रल जेंडर है। सर, ये पेन, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसे आप किस में लेंगे? न्यूट्रल जेंडर में कहेंगे। एक लड़का आपके सामने खड़ा हुआ है, वो सर लिविंग थिंग है, तो क्या होगा? लिविंग थिंग में वो लड़का है तो मैस्कुलाइन। एक लड़की है, लिविंग थिंग है, लड़की है, तो फेमिनाइन जेंडर। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लिविंग थिंग तो हैं लेकिन वो ना तो मैस्कुलाइन है ना वो फेमिनाइन है। जैसे बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें किस में कहा गया है? कॉमन जेंडर में कहा गया है। बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे जो जानवर होते हैं जैसे सांप, कीड़े मकोड़े, उन्हें भी कॉमन जेंडर में ही रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके पास कौन कौन से जेंडर हैं? चार जेंडर हैं सर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन। न्यूटर और कॉमन में आपको यह ध्यान रखना है कि अगर लिविंग थिंग है तो आप कॉमन जेंडर कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग है तो न्यूटर जेंडर कहेंगे। ठीक है, क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। जेंडर में आपको कुछ मैंने दोस्तों नंबर की तरह ही जेंडर के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको एक छोटी सी लिस्टिंग उनकी तैयार की है। आइए फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पास है दोस्तों, हस्बैंड। हस्बैंड यानी कि पति, तो इसका जो फेमिनाइन बनेगा ये लिख लेते हैं यहां पर, ये है आपके पास मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहां पर पढ़ रहे हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक है दोस्तों, तो हस्बैंड जो शब्द है पति, इसका फेमिनाइन क्या बनता है? पत्नी, वाइफ। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, नेफ्यू, भतीजा, फेमिनाइन बन जाता है नीस यानी भतीजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, मैन, आदमी, इसका फेमिनाइन वोमेन, औरत। ठीक है, अगला आपके लिए है अंकल यानी कि चाचा जी, ताऊ जी। तो जितने भी, चाहे वो मैटरनल अंकल हैं चाहे पैटर्नल अंकल हैं। सर अब ये मैटरनल पैटर्नल क्या है? जो पिता की साइड के चाचा ताऊ जितने भी होंगे वो सब पैटर्नल अंकल कहे जाते हैं, पैटर्नल। ठीक है, पिता की तरफ के। मैटरनल जो माँ की तरफ के हैं, माँ के भाई मामा जी, वो भी अंकल कहे जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या कह दिया जाएगा स्पेसिफिक करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, कि वो मैटरनल अंकल है। तो अगर कहीं पर आपको मैटरनल अंकल शब्द मिल जाए तो इसका मतलब मामा जी, और पैटर्नल अंकल मिल जाए तो वो चाचा भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अंकल का शब्द जो है इसका फेमिनाइन बनता है दोस्तों आंट, AUNT, आंट।
ठीक है। ब्रदर भाई, सिस्टर, ठीक है। सन डॉटर, ये बहुत सिंपल है, आप सबने अक्सर सुने होंगे, पता भी होगा, बेसिक है, ठीक है। थोड़ा सा अब लेवल आगे बढ़ाते हैं, सर, सर का फेमिनाइन होता है मैडम, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बैचलर, बैचलर यानी कि एक ऐसा पुरुष जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, अविवाहित। तो इसका जो फेमिनाइन बनता है वो होता है मेड या स्पिंस्टर। मेड या स्पिंस्टर ये होता है एक ऐसी लड़की या कन्या जो अविवाहित है, कुंवारी है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राइड ग्रूम, जस्ट उल्टा, जो शादी में हो रही है जिसकी, या दूल्हा। तो ब्राइड ग्रूम जो शब्द है इसका फेमिनाइन होता है ब्राइड यानी दुल्हन। ब्राइड ग्रूम और ब्राइड, ब्राइड यानी दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, ठीक है, वर। आइए नेक्स्ट जेंटलमैन, जेंटलमैन का फेमिनाइन होता है लेडी, और इसके साथ में एक और वर्ड है लॉर्ड। लॉर्ड इंग्लैंड में चलने वाला एक पद है जो एक ऊंचे ओहदे पर बैठे आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लॉर्ड, ठीक है। तो उसका भी फेमिनाइन लेडी ही है। जेंटलमैन का भी फेमिनाइन लेडी है, लॉर्ड का फेमिनाइन भी लेडी है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मॉन्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस्तेमाल में आता है। मॉन्क यानी कि सन्यासी, या ऐसा आप कह सकते हैं संत, ठीक है, उनके लिए आप मॉन्क शब्द इस्तेमाल करते हैं। और इसका फेमिनाइन होता है नन, ठीक है, नन यानी सन्यासिन, जिस ऐसी औरत जिसने सन्यास ले लिया है या ज्ञान प्राप्त किया है, तो मॉन्क का फेमिनाइन है नन। नेक्स्ट फॉक्स, इसका मतलब होता है, आप सब जानते हैं, लोमड़ी, और इसका फेमिनाइन है विक्सन, ठीक है। कुछ लोग बिच यूज कर देते हैं, वो गलत है, बिच एक्चुअली डॉग का फेमिनाइन होता है, फॉक्स लोमड़ी का फेमिनाइन विक्सन है, ठीक है, क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट पोएट, पोएट कवि, और उसका फेमिनाइन होता है कवयित्री। ऐसी औरत या महिला जो कविता लिखती है उसे आप कहते हैं कवयित्री। और इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, पोएटेस, पोएटेस, पोएट का फेमिनाइन पोएटेस, ठीक है। इसी सीरीज में बहुत सारे, कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। हायर, हायर HEIR, हायर, हायर का मतलब होता है दोस्तों उत्तराधिकारी, कि जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी जायदाद, उसकी संपत्ति का वारिस होगा, उत्तराधिकारी होगा, उसे आप कहते हैं हायर। और अगर वो कोई लड़की है तो सर उसे कहा जाएगा हायरेस, ठीक है, ऐसी महिला जो किसी संपत्ति की उत्तराधिकारी है या वारिसान है, ठीक है, हायरेस। ऐसे ही एक शब्द होता है ऑथर, यानी कि लेखक, जिसने कोई लेख या कोई पत्रिका या कोई निबंध या कुछ भी कोई साहित्य की चीज लिखी है, ऑथर। पोएट केवल कविता लिखता है, इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं, निबंध हो सकता है, कोई पत्र हो सकता है, कोई भाषण हो सकता है, उन सब के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ऑथर, लिखने वाला। और अगर वो किसी महिला ने लिखा है सर तो ऑथरेस, AUTHRESS, ऑथरेस, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपने जरूर सुना होगा, हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस, कई जगह आपने सुना होगा ना। तो ये जो हॉस्टेस शब्द है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो प्लेन में, हवाई जहाज में महिला आपका स्वागत करती हैं, मेजबानी करती हैं, तो उसी का जो मैस्कुलाइन है वो क्या है, होस्ट, यानी कि मेजबान। अगर वो पुरुष है जो आपकी मेजबानी कर रहा है तो उसे आप होस्ट कहते हैं, वो महिला है तो उसे आप हॉस्टेस कहते हैं। और यही हॉस्टेस अगर एरोप्लेन में होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, एयर हॉस्टेस कह दिया जाता है, ठीक है। तो पहचान लेना अब एयर हॉस्टेस से लिंक करके कि एयर हॉस्टेस, तो उसका फिर मतलब मैस्कुलाइन जो होगा वो होस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टर, ये भी आप सबने पहचाना होगा, एक्टर यानी कि अभिनेता, अभिनेत्री, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अभिनेत्री, फेमिनाइन बन गया एक्ट्रेस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मास्टर, मास्टर यानी कि स्वामी, मास्टर मतलब स्वामी, या हम लोग हिंदी में कह देते हैं मास्टर है मतलब वो अध्यापक है, जबकि अध्यापक के लिए टीचर शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। मास्टर जो शब्द है उसका मतलब होता है स्वामी, जो किसी चीज का मालिक है, और इसका फेमिनाइन बनता है मिस्ट्रेस, ठीक है, स्वामी की पत्नी या ऐसी महिला जो किसी संपत्ति की मालकिन है, ठीक है, क्लियर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर, टाइगर का फेमिनाइन बनता है दोस्तों टाइग्रेस, ठीक है, शेरनी, ठीक है, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, एम्परर, एम्परर यानी कि, एम्परर मतलब आप सभी जानते हैं शहंशाह, जो किसी बहुत बड़े साम्राज्य का राजा है, एम्परर, ठीक है, उसकी फेमिनाइन बनती है एम्प्रेस, एम्परर की फेमिनाइन एम्प्रेस। नेक्स्ट वेटर,
इसका भी फेमिनाइन सेम फॉर्मूला, वेट्रेस। ठीक है, तो ये ESS लगा करके इंग्लिश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैस्कुलाइन फेमिनाइन बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हीरो यानी कि नायक। सर हीरो और एक्टर एक ही तो बात है? नहीं दोस्तों, हम लोग कंफ्यूज्ड हैं इस मामले में। एक्टर एक्चुअली होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कोई अभिनय कर रहा है, अभिनेता। ठीक है, और हीरो होता है वो व्यक्ति जो किसी कहानी में नायक है, उस कहानी को सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है। ठीक है, तो हीरो का मतलब होता है नायक, तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा, एक्ट्रेस मत लगा देना, हीरोइन। ठीक है, हीरो का स्त्रीलिंग या फेमिनाइन क्या बनता है? हीरोइन। एक्टर का फेमिनाइन एक्ट्रेस बनेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, सुल्तान। ये आपने मध्यकालीन इतिहास में, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिंदुस्तान में कई सारे सुल्तान हुए थे। तो सुल्तान का जो फेमिनाइन है वो क्या कहलाता है? सुल्ताना। अब ये जो शब्द है दोस्तों, ये अरेबिक भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा का वर्ड है सुल्तान, तो इसको भी इंग्लिश में पहुंचा दिया गया और वहां पर इसका फेमिनाइन भी बन गया, क्या है? सुल्ताना। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही एक और वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रबंधक, वो व्यक्ति जो किसी भी काम की सारी प्रबंधन देखता है, क्या चीजें आनी है, क्या चीजें जानी है, कैसे आनी है, कितने की आनी है, कितनी आनी है, कैसे आनी है, कब आनी है, ये सारी व्यवस्थाएं जो आप व्यक्ति देखता है उसे कहते हैं प्रबंधक, एडमिनिस्ट्रेटर। और उसका जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स बहुत क्रूशियल है, याद रख लेना दोस्तों इसको। एडमिनिस्ट्रेटर का फेमिनाइन एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? आइए नेक्स्ट अगली बात करते हैं, जार। CZAR। सर ये कैसे प्रोनाउंस किया आपने? यहां पर सी दोस्तों साइलेंट रहेगा, ZAR को पढ़िए जार। ठीक है, और ये रशियन भाषा का शब्द है, रूस की भाषा का शब्द है। रूस में जो सुल्तान या उनके जो शहंशाह होते थे उनको कहा जाता था जार। ठीक है, और इसका जो स्त्रीलिंग होता है ये कहलाता है जरीना। CZARINA, जरीना। ठीक है, जार का फेमिनाइन जरीना। ठीक है, क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं मिल्कमैन। मिल्कमैन का फेमिनाइन मिल्क मेड। सर मिल्क मैन है, मैन है तो सर उसका वुमेन कर देते हैं, मिल्क वुमेन नहीं। मिल्क मैन यानी दूध लाने वाला व्यक्ति, दूधिया, इसका स्त्रीलिंग बनता है मिल्क मेड, दूध लाने वाली औरत। ठीक है, बट वुमेन नहीं लगाना है, मिल्क मेड सही शब्द है। ठीक है, क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, एबट। एबट का मतलब होता है मठ का मठाधिकारी। मठ कहा जाता है दोस्तों कोई जो पूजा का स्थल है। ठीक है, पुराने जमाने में बहुत आपने देखे होंगे बौद्ध स्थल हैं ऐसे मठ, जहां पर उनके जो संत लोग हैं वो ध्यान लगाते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा उनका प्रतिनिधि होता है उसको कहा जाता है एबट। और उसी तरीके से अगर वहां पर सन्यासिने मतलब महिलाएं हैं तो उनमें जो सबसे सर्वोपरि होगी, सबसे इंपॉर्टेंट होगी, उनकी हेड होगी, उसे कहा जाता है एबेस। ठीक है, एबट यानी सन्यासियों का मतलब प्रधान, और एबेस होती है जो सन्यासिनों की प्रधान होगी, महिला। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, गवर्नर यानी कि राज्यपाल या मुखिया। ठीक है, गवर्नर का स्त्रीलिंग गवर्नेस। ठीक है, क्लियर रहेगा? गवर्नर का स्त्रीलिंग गवर्नेस। गॉड, बेहद इंपॉर्टेंट, गॉड भगवान या देवता, तो देवी, गॉडेस। लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ। सरस्वती, द गॉडेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड गणेश। ठीक है, या गॉड गणेश भी कह दिया जाता है, तो गॉड का स्त्रीलिंग है गॉडेस। ठीक है, देवियों के लिए गॉडेस लगाया जाएगा, और जो हमारे देवता हैं उनके लिए गॉड लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेयरमैन, बेहद इंपॉर्टेंट। और कुछ याद करो मत करो, ये चेयरमैन और स्पोक्समैन, ये दो शब्द जरूर याद कर लेना बच्चों। ठीक है, ये दो शब्द जरूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग गलत कर देते हैं। स्पोक्समैन या चेयरमैन। चेयरमैन यानी कि सभापति, कोई जो मीटिंग हो रही है या कोई सभा चल रही है या कोई कमेटी है, उसका जो चेयरमैन होता है, उसका जो प्रधान होता है, उसका जो मुखिया होता है, उसे कहा जाता है चेयरमैन। और इसको अक्सर लोग कह देते हैं, उसका जब स्त्रीलिंग बनाएंगे चेयरवोमैन, नहीं, चेयरवोमैन शब्द नहीं होता है। अगर कोई स्त्री उस कमेटी की या उस सभा की अध्यक्ष है तो उसके लिए चेयर पर्सन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके लिए आप चेयर पर्सन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से स्पोक्समैन यानी कि प्रवक्ता,
किसी पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता होते हैं, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग प्रवक्ता होते हैं जो मीडिया के सामने आकर के बयान देते हैं कि भाई पार्टी क्या सोचती है, वो मीडिया को आकर के बताते हैं, तो उन्हें कहा जाता है स्पोक्समैन। ठीक है, अगर वो आदमी है, और अगर वो औरत है तो उसे कहा जाएगा स्पोक्स पर्सन। उसे स्पोक्स वोमेन नहीं कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कहते हैं। तो ये दो शब्द जरूर याद रख लेना दोस्तों, चेयरमैन का स्त्रीलिंग या फेमिनाइन क्या बनेगा, चेयरपर्सन, और स्पोक्समैन का फेमिनाइन क्या बनेगा, स्पोक्स पर्सन। ठीक है, क्लियर है, याद रख लेना दोस्तों, इसे भूल मत जाना, इसको गड़बड़ मत कर देना, बहुत क्रूशियल है ये दोनों शब्द। और अक्सर लोग बोलते समय ध्यान नहीं रहता है, बस फ्लो फ्लो में क्या निकल जाएगा, स्पोक्स वोमेन निकल जाएगा, चेयर वोमेन निकल जाएगा, वो गलत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेल्समैन, सेल्समैन यानी कि जो लोग मार्केटिंग करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं ना, जगह जगह डोर टू डोर घूमते हैं कि मैडम हमारा ये नया प्रोडक्ट आया है, सर ये नया हमने फ्रिज निकाला है, ये देख लीजिए। आपने सड़कों पर फ्लैट्स के बिल्डिंगों में देखा होगा, रोड पे खड़े होते हैं वो पोस्टर वगैरह लेकर के, दे आर ऑल आर सेल्समैन। ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन है, वो सेल्स वोमेन नहीं होता है, सेल्स गर्ल होता है। ठीक है, सेल्स वोमेन गलत शब्द है, सेल्स गर्ल इज द राइट एंड अप्रोप्रिएट फेमिनाइन ऑफ सेल्समैन। ठीक है, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, ट्यूटर। ट्यूटर यानी कि निजी शिक्षक, एक ऐसा व्यक्ति जो पर्सनली आपको आकर के पढ़ा रहा है, उसे आप कहते हैं ट्यूटर। तो सर फर्क क्या है, टीचर वो होता है जो स्कूल में बच्चे उसके पास आ रहे हैं, और अगर व्यक्ति बच्चों के पास जा रहा है, उन्हें निजी तौर पर पढ़ा रहा है, तो उसे कहते हैं आप ट्यूटर। और उसका ट्यूट्रेस या शी ट्यूटर ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका फेमिनाइन होता है गवर्नेस। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर बच्चे को पढ़ाने के लिए आ रही है शिक्षिका, उसे आप कहते हैं गवर्नेस। ठीक है, ट्यूटर का फेमिनाइन है गवर्नेस। क्लियर, आ रही है बात समझ में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातें जेंडर से रिलेटेड, कि जब आप मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन चेंज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, नाउन में नंबर ऑफ नाउन में हमने 15 नियमों की बात करी थी, यहां पर इतने ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। आइए फटाफट इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि नाउन्स कन्वेइंग ब्यूटी, सुंदरता, और ग्रेसफुलनेस, शालीनता, कोमलता, जेंटलनेस, सॉरी कोमलता, सॉफ्टनेस यानी कि बहुत मुलायम कोई चीज अगर है, ऐसी अगर खासियतें किसी नाउन में हैं तो क्या किया जाएगा, दे आर जनरली कंसीडर्ड फेमिनाइन। ऐसी जो संज्ञाएं हैं, ऐसी जो नाउन्स हैं, उन्हें आप क्या मानते हैं, स्त्रीलिंग मानते हैं। कोई नाउन अगर कोमलता, शालीनता, सुंदरता, इन चीजों को दर्शा रही है, तो आप उन्हें फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग मानेंगे। जैसे द मून, चंद्रमा। चंद्रमा को लिटरेचर में बहुत सुंदर माना गया है। अक्सर आपने पोयम्स या लिटरेचर पढ़ी होगी जिसमें जो अभिनेत्री होती है, नायिका होती है, उसकी तुलना चांद से की जाती है कि आप इतनी सुंदर हैं जितने जैसे चांद, है ना। तो पढ़ी होंगी कविताएं आपने। तो इसीलिए क्योंकि इसकी कंपैरिजन चांद से हो रही है, तो इसलिए चांद को भी लिटरेचर में क्या माना गया है, फेमिनाइन माना गया है। क्यों, क्योंकि सुंदरता का इशारा कर रहा है, सुंदरता का बोध करा रहा है। तो कोई भी चीज जो सुंदरता, शालीनता, कोमलता और नाजुक है, दिखाई गई है, उसे आप फेमिनाइन मानते हैं। इसमें क्या क्या है, मून, अर्थ, धरती। धरती भी जब क्या माना गया है, धरती माँ कहते हैं ना, है ना। धरती बाप तो नहीं कहते हैं, पिता नहीं कहते हैं। तो ये जो अर्थ है, इसे भी क्या माना गया, फेमिनाइन माना गया। इसी तरीके से नेचर, प्रकृति। प्रकृति सबको अपनी गोद में खिलाती है। ये क्यों नहीं कहा गया प्रकृति सबको अपने गोद में खिलाता है, इसीलिए नहीं कहा गया क्योंकि नेचर को फेमिनाइन माना गया है। वो कोमल है, वो सबको प्यार से रखती है। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द हैं जो कोमलता, प्यार, दुलार और सुंदरता, शालीनता, ये अच्छी अच्छी बातें जो दिखा रही हैं, उन सारी संज्ञाओं को क्या माना गया है, स्त्रीलिंग माना गया है। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं। फ्लैटरी यानी कि चापलूसी। स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु को क्या माना गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में फेमिनाइन माना गया है।
ठीक है, वसंत ऋतु को फेमिनाइन माना गया है। चैरिटी यानी कि दान करने की इच्छा, जो दानवीरता होती है उसे कहते हैं चैरिटी। मर्सी, दया, किसी के ऊपर दया आ जाए तो दया जो शब्द है ये क्या है सर? मैंने बताया था, कौन सा क्लासिफिकेशन मानोगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। चैरिटी, मर्सी, फ्लैटरी, पीस यानी शांति, ये भी क्या है सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये नदियां, शिप, इनको भी फेमिनाइन माना गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशन, इसको दोस्तों याद रखिए, इसके बारे में अभी हम 3 पॉइंट आगे बात करेंगे कि देशों के नाम को फेमिनाइन माना गया है कुछ जगह पर, और कुछ जगह पर उनको क्या माना गया है? उनको न्यूट्रल भी माना गया है। ठीक है, इसके बारे में 3 पॉइंट आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि फेमिनाइन, भाई जो लिविंग थिंग्स हैं, जीवित हैं, तो लड़कियां, महिलाएं जितनी भी हैं वो सब फेमिनाइन में आएंगी। जानवरों में जो महिलाएं हैं उनको भी आप फेमिनाइन में मानेंगे। नॉन लिविंग थिंग जो हैं, ठीक है, ऐसी जो अजीवित निर्जीव चीजें हैं, उनमें जो सुंदरता, कोमलता, शालीनता, ममता, दया, ऐसी चीजों को जो दर्शा रहे हैं शब्द, उन्हें भी आप फेमिनाइन ही मानेंगे। ठीक है, क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। सर आपने फेमिनाइन की क्वालिटीज बता दी, तो मैस्कुलाइन की कौन बताएगा? सर मैस्कुलाइन की भी हम ही बताएंगे। लीजिए, यहां पर कौन सी नाउन्स आती हैं? नाउन्स डिपिक्टिंग स्ट्रेंथ यानी ताकत, फर्मनेस, दृढ़ता, मजबूती, एनर्जी, ताकत, ऊर्जा। तो ऐसे जो शब्द हैं जो दृढ़ता, मजबूती, ताकत और बहादुरी, इन सब को दर्शा रहे हैं, वो क्या माने जाते हैं? आर जनरली कंसीडर्ड एज मैस्कुलाइन जेंडर, उनको मैस्कुलाइन जेंडर माना गया है। जैसे द सन, क्यों सर? सर मून को तो आपने फेमिनाइन कहा था। मून ठंडा, शीतल छाया देता है ना। सन, जब सूर्य की धूप लगती है तो कैसा होता है? आदमी बिलबिला जाता है ना। तो सूर्य को जो है बहादुर और तेज, एनर्जी से भरपूर माना गया है, इसीलिए ये जो एनर्जी शब्द लिखा है ना, इसीलिए सन को मैस्कुलाइन माना गया है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, टाइम, समय। समय अपनी चाल कभी नहीं रोकता। कभी सुना है आपने समय अपनी चाल नहीं रोकती? क्यों? क्योंकि समय दृढ़ है, फर्मनेस, फर्मनेस। ठीक है, नेक्स्ट, डेथ, मृत्यु। मृत्यु अटल है क्योंकि फर्मनेस है। क्लियर? इसी तरीके से विंटर, सर्दी, जाड़ा, ठीक है, समर, गर्मी, इन्हें क्या माना गया है? मैस्कुलाइन माना गया है, क्योंकि ये प्रचंड होते हैं। ज्यादा ठंडी, जो कड़क ठंड होती है, ज्यादा गर्मी, प्रचंड गर्मी, ठीक है, चिलचिलाती गर्मी, इनको क्या माना गया है? मैस्कुलाइन माना गया है। इसी के अपोजिट स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु, वो खुशहाल माहौल होता है, उसको क्या माना गया है? फेमिनाइन माना गया है। ठीक है, तो समझ लीजिए दोस्तों, जो सुंदर, सुशील, कोमल हैं वो सब फेमिनाइन, स्त्रियों की तरफ, और जो मजबूत, कठोर, दृढ़ हैं वो सब मैस्कुलाइन में माने गए हैं। ठीक है, क्लियर है? और बात करते हैं थंडर, जो बिजली कड़कती है, गड़गड़ाहट होती है, उसे भी क्या माना गया है? मैस्कुलाइन माना गया है। ओशियन, फेमिनाइन में रिवर माना गया था, नदी को माना गया क्या? स्त्रीलिंग। ओशियन यानी महासमुद्र, महासागर, इन्हें क्या माना गया है? मैस्कुलाइन माना गया है। ठीक है, क्योंकि ये विशाल हैं। वार, लड़ाई। पीस आपने फेमिनाइन में पढ़ा था अभी जस्ट 1 पॉइंट पहले, शांति। ठीक है, वार, युद्ध, इसे मैस्कुलाइन माना गया है क्योंकि ये बहादुरी, ब्रेवरी और स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आपको ये नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे मैस्कुलाइन या फेमिनाइन में माना गया है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आइए चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में कौन कौन से आते हैं? कॉमन जेंडर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एडवोकेट, असिस्टेंट, कजिन, क्लर्क, क्लाइंट, क्रिमिनल, डांसर, डॉक्टर, पेंटर, टीचर, ये सब क्या माने गए हैं? कॉमन जेंडर माने गए हैं। ठीक है तो वैसे लिविंग थिंग्स ही, लेकिन अगर आपको नहीं बताया गया है तो आप इनको कॉमन जेंडर में लेंगे। ठीक है, क्लियर है? इनको आप कॉमन जेंडर में मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं।
ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि व्हेन ए कंट्री रिप्रेजेंट्स ए ज्योग्राफिकल एंटिटी, जब आप किसी देश के नाम से एक भौगोलिक संरचना को दिखा रहे हैं कि जी ये एक भौगोलिक संरचना है, यहां से लेकर के इतने डिग्री अक्षांश से लेकर के इतने डिग्री अक्षांश तक और इतने डिग्री देशांतर से लेकर के इतने डिग्री देशांतर तक ये देश फैला हुआ है, तो ये आप उसकी भूगोल बता रहे हैं ना। तो जब कोई शब्द कोई नाउन एक ज्योग्राफिकल एंटिटी को दर्शाती है तो उसे क्या मानते हैं आप, उसे न्यूटर जेंडर मानते हैं। मैंने बताया था ना, नॉन लिविंग थिंग्स अगर हैं तो उसे आप न्यूटर जेंडर मानेंगे, और अगर लिविंग थिंग्स का भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नहीं है तो उसे आप कॉमन जेंडर मानते हैं। अब देश तो नॉन लिविंग थिंग है सर, तो इसलिए इसको हम न्यूटर जेंडर मानेंगे। कब? जब ये भौगोलिक दृष्टिकोण से बताया जा रहा है, भूगोल की दृष्टि से बताया जा रहा है। अगर किसी देश का नाम किसी पॉलिटिकल दृष्टि से बताया जा रहा है, राजनीति के हिसाब से, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफाई करना मतलब कि किसी निर्जीव चीज को सजीव चीज बना देना। सर ऐसा कैसे कह सकते हैं, निर्जीव को सजीव कैसे बना देते हैं? बना देते हैं। लिटरेचर में आपने एक पढ़ा होगा, देश तुम्हें पुकार रहा है। अब देश तो सर निर्जीव चीज है, देश कैसे पुकार सकता है? भाई ये लिटरेचर की भाषा है कि देश जो है आपसे कुछ डिमांड करता है। मातृभूमि तुमसे ही अपना बलिदान मांग रही है। भाई मातृभूमि तो सर निर्जीव चीज है, वो कैसे बलिदान मांग सकती है? लेकिन हाँ, लिटरेचर में ऐसी बातें कही जाती हैं। तो ये लिटरेचर का एक तरीका होता है, ये उसकी एक फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन की, पर्सोनिफाई कर देना, निर्जीव चीज को सजीव चीज की तरह ट्रीट कर देना। ठीक है, तो अगर किसी देश को पर्सोनिफाई किया गया, या फिर उसको पॉलिटिकल एंगल से बात की जा रही है, या इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जा रही है, तब आप उस देश के नाम को क्या मानेंगे? फेमिनाइन जेंडर मानेंगे। सर नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से सुनिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे चाइना इज ए वास्ट कंट्री। चाइना एक बड़ा देश है। इट्स पॉपुलेशन इज 150, जो भी है, मिलियन है, बिलियन है, ठीक है, जो भी हो, 150 करोड़ होगी। ठीक है, इंडिया की 137 करोड़ हो गई है, तो इनकी 150 के आसपास होगी। ठीक है, हमें वो डाटा नहीं, हमें कुछ और चीज समझनी है कि चीन एक बड़ा देश है, चाइना इज ए वास्ट कंट्री। ठीक है, अब आप यहां पर क्या बता रहे हो कि भाई उसकी भूगोल बता रहे हो ना, कि चीन एक बड़ा देश है। इट्स पॉपुलेशन, इट क्यों यूज किया सर आपने? इट तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? निर्जीव चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो सर निर्जीव चीज ही तो है, देश के बारे में बात हो रही है। क्लियर? निर्जीव चीज की वाली आपने प्रोनाउन लगा दी ना इसके लिए, इट्स। अब देखिए दूसरा, चाइना ड्यूरिंग द वार केयर्ड फॉर ऑल हर सिटीजन्स। जैसे सपोज इस देश का किसी से युद्ध हो गया, चाइना ड्यूरिंग द वार केयर्ड फॉर ऑल हर सिटीजन्स, अपने सारे नागरिकों की देखभाल की। ठीक है, आप चाइना भी लगा सकते हो, कोई और देश का नाम भी लगा सकते हो, इंडिया ले लीजिए, इंडिया ड्यूरिंग द वॉर केयर्ड फॉर ऑल। अभी जैसे हाल ही में वो रूस यूक्रेन का युद्ध, तो हमारे जितने भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए थे उनके सबके लिए हमने किया था ना, तो ठीक रहेगा, इसको आप चाइना हटा दो। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं, ये वैसे हमें इंडिया के संदर्भ में बात करनी चाहिए। तो इंडिया ड्यूरिंग द वॉर की मतलब वो भाई युद्ध चल रहा था, उस दौरान इंडिया ने अपने सारे नागरिकों की चिंता की। तो क्या किया हमने? इंडिया ड्यूरिंग द वॉर केयर्ड फॉर ऑल। अब देखो, देश केयर कर रहा है, इसका मतलब
आपने इसको पर्सोनिफाई कर दिया ना, जीवित मान लिया कि भाई देश अपने नागरिकों की केयर कर रहा है, जैसे कोई माँ या कोई बाप अपने बच्चों की केयर करता है, तो पर्सोनिफाई कर दिया। इंडिया ड्यूरिंग दी वॉर केयर्ड फॉर ऑल हर सिटीजन्स, हर लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, महिला के लिए इस्तेमाल होता है। सर फेमिनाइन क्यों यूज किया? क्यों? क्योंकि आपने इसको पर्सोनिफाई कर दिया, देश के नाम को आपने निर्जीव से सजीव कर दिया। तो जब कभी आप किसी देश के नाम को निर्जीव से सजीव करते हो, या किसी राजनीतिक दृष्टि से बात करते हो, या किसी आर्थिक दृष्टि से बात करते हो, तो फिर उस देश को आप क्या मान करके चलते हो? फेमिनाइन जेंडर मान करके चलते हो। अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करनी है तो फिर वो क्या रहेगा? वो रहेगा दोस्तों आपका न्यूटर जेंडर, निर्जीव वाला। ठीक है, न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग थिंग। क्लियर? तो ये आपको फर्क देखना है। ये अक्सर जो है दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाता है कि वहां पर आपको ये चेक करना है कि देश का नाम कौन से वाले एंगल से इस्तेमाल हुआ है, उसके हिसाब से आप देश के लिए इट लगाओगे। अगर न्यूटर जेंडर में इस्तेमाल हुआ है, अगर फेमिनाइन में इस्तेमाल हुआ है, तो आपको उसके लिए फेमिनाइन हर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स आर जनरली कंसिडर्ड न्यूटर जेंडर। ठीक है, जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, कलेक्टिव नाउन्स कौन सी होती हैं सर? जो एक क्लास को, एक कम्युनिटी को दर्शाती हैं, जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जूरी ऑफ जजेस, क्राउड ऑफ पीपल। तो इस तरह की जो नाउन्स होती हैं दोस्तों, उन्हें क्या माना गया है? न्यूटर जेंडर माना गया है, कि उनको लिंग भेद नहीं किया गया है। उनके लिए कौन सी प्रोनाउन इस्तेमाल होगी? इट इस्तेमाल होता है। जैसे द कमिटी हैज कमिटी हैज गिवन इट्स रिपोर्ट। किसी मुद्दे पर कोई कमेटी बिठाई गई थी, अब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? द कमेटी हैज गिवन इट्स रिपोर्ट। अगर आप उसको मेल मानते कि भाई कमेटी को पुल्लिंग मानना है, मैस्कुलाइन मानना है, तो हिज देना पड़ता। स्त्रीलिंग मानते तो हर देना पड़ता। आप इसे न्यूटर मानेंगे, ये क्या है? न्यूटर माना जाएगा, और इसीलिए इसके लिए इट्स प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो कलेक्टिव नाउन है, जैसे टीम हो गई, क्लास हो गई, आर्मी हो गई, इनको क्या माना गया है? नॉर्मली न्यूटर जेंडर माना गया है, और इनके लिए आप इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बात करते हैं। स्मॉलर एनिमल्स, जो छोटे प्राणी हैं, छोटे पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स आर कंसिडर्ड एज न्यूटर जेंडर। ठीक है, इसी के साथ में एक पॉइंट और साथ में बात कर लेते हैं। स्मॉलर एनिमल्स के साथ साथ में जो बेबीज होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे, नवजात शिशु, उन्हें भी न्यूटर जेंडर माना गया है। ठीक है, उनको भी क्या माना गया है? न्यूटर जेंडर माना गया है। जब बहुत छोटा बच्चा होता है उसे, वो जैसे मतलब साल 2 साल का बड़ा हो जाता है, तब उसके बाद में वो मेल फीमेल में आप उसके अनुसार उसको बेबी बॉय या बेबी गर्ल चेंज कर देते हैं। लेकिन जब छोटा बच्चा है, और जो छोटे पशु हैं साइज के हिसाब से, जैसे सांप, कीड़े मकोड़े, और बाकी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको क्या माना गया है? उन सबको न्यूटर जेंडर माना गया है। ना वो मैस्कुलाइन है, ना वो फेमिनाइन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात? चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उसे केस है वैसे, वो उसके लिए भी हमें थोड़ा टाइम चाहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज का ये टॉपिक था हमारा जेंडर, ये हमने कवर कर लिया है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक नाउन का और बचता है, केस। वो केस के साथ में ही हम प्रोनाउंस भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और अपना हमारा जो ग्रामर का जो ये टॉपिक है, ये टेंस, और अब चल रहा है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो नाउन कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ में हम प्रोनाउन भी स्टार्ट कर देंगे। केस वाले टॉपिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 स्लाइड्स का ही है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी तरीके से जितने भी मैंने आपको 5 रूल इसके बताए हैं, 5 या 6 रूल्स हैं, आई थिंक
6 रूल्स हैं, और जो लिस्ट हमने डिस्कस करी है जेंडर की उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक ना रह जाए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें बताए हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो शब्द हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उनको अच्छी तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे अब मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।